हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, इकोनॉमी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, कुछ प्रमुख मुद्रास्फीति के प्रकारों को डिस्कस करेंगे, जानेंगे मुद्रास्फीति के मापन में कौन कौन से सूचकांक प्रयुक्त होते हैं, और सबसे अंत में मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो भी दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मुद्रास्फीति क्या है। दोस्तों, जब कभी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, उस कारण से मुद्रा की जो वैल्यू होती है यानी कि मुद्रा की जो उपयोगिता होती है वह कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिस कारण से वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ने लगता है। यानी कि पहले की तुलना में हमें अधिक मुद्रा का भुगतान करना होता है, और अर्थव्यवस्था में जब यह स्थिति उत्पन्न होती है तो इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि पहले की तुलना में किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए जब हमें मुद्रा का अधिक भुगतान करना पड़े तो यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। इसे इस संबंध के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वैल्यू ऑफ मनी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि जब वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का जो मूल्य है वह कम होता जाएगा तो वस्तुओं का प्राइस बढ़ता जाएगा, मूल्य बढ़ता जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित या प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाए या लागत बढ़ जाए तो ऐसे में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डिस्कस करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग किस प्रकार बढ़ती है और मुद्रास्फीति की स्थिति किस प्रकार से बनती है। दोस्तों, जब कभी भी उत्पादन में कमी होगी तो बाजार में वस्तुओं का जो सप्लाई होगा, पूर्ति होगी, वह कम हो जाएगी। ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं के मांग बढ़ जाएंगे और लोग अधिक भुगतान देके वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार से उत्पादन की कमी के कारण, मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही अगला है आय का बढ़ना। जब लोगों की आय में वृद्धि होगी, उनके पास मुद्रा की मात्रा अधिक होगी, तो वह वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक मुद्रा का भुगतान करने में सक्षम होंगे, और इस प्रकार से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं भारत इस समय जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। इस कारण से भी मांग में वृद्धि होती है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी, हमने ब्लैक मार्केटिंग को पढ़ा है। इसमें वस्तुओं का कृत्रिम अभाव बना दिया जाता है, जिस कारण से लोग वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक भुगतान करने लगते हैं और अचानक से वस्तुओं और सेवाओं के दाम में वृद्धि हो जाती है। इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, और ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा भी मांग जनित मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ जाती है। आर्थिक विकास का उच्च दर होना। दोस्तों, जब कभी भी देश में अधिक इन्वेस्टमेंट होने लगता है, एफडीआई आने लगता है, या फिर विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगती है देश को, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था विकास करने लगती है, लोगों के पास मुद्रा अधिक आ जाता है और वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने में, प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, और इस प्रकार से भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। इसके साथ ही मुद्रा की आपूर्ति किन्हीं कारण से सरकार द्वारा या आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में डाल दी जाए, मुद्रा अधिक दे दी जाए, तो इस प्रकार से भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो जाए तो व्यापारिक वर्ग लाभ की स्थिति में होंगे, अधिक मुद्रा प्राप्त करेंगे और अधिक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से भी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब कभी आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हो जाए और कुछ समय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में अभाव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं लाग जनित मुद्रास्फीति को। दोस्तों, लागत जनित मुद्रास्फीति को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जब कभी भी उत्पादन कारकों में, यानी कि जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, इनमें वृद्धि हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है।
पहला है कच्चे माल के मूल्यों का बढ़ना। मान लेते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है घड़ी बनाने की। इसका जो कच्चा माल है वह लौह अयस्क है, और लौह अयस्क के मूल्य में अचानक से वृद्धि उत्पन्न हो जाए किसी प्रकार से, तो यह उद्योग है अपने घड़ी का दाम भी बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से कच्चे माल के मूल्य बढ़ने से भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, और इसे हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट में वृद्धि हो जाए तब भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। संरचनात्मक बाधाएं जैसे कि बिजली कटौती या हड़ताल, इससे भी जो उत्पादन होता है उसमें डिले होता है। जो काम 2 दिन में होता था वह हड़ताल या बिजली कटौती के कारण 4-5 दिन आगे पोस्टपोन हो जाता है, और उसमें अधिक समय लग जाता है, और इस कारण से लागत अधिक होने से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। कठोर मौद्रिक नीति के पालन में भी यही स्थिति होती है, और आयातित आगतों के मूल्य का बढ़ जाना, इस कारण से भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। दोस्तों, आयातित आगत उन्हें कहते हैं जब देश में किसी वस्तु का निर्माण हो रहा हो और इसके निर्माण में कुछ वस्तुएं विदेशों से मंगाई जा रही हों और इनके आयात पर कुछ कर बढ़ा दिया जाए। ऐसे में आयातित आगतों का मूल्य बढ़ जाता है, जिसके कारण देश में जो वस्तु बन रही है उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि आयातित आगतों के मूल्य बढ़ने से भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक साधारण उदाहरण के माध्यम से हम मुद्रास्फीति को समझने का प्रयास करते हैं। 1990 यानी कि वर्ष 1990 में 100 रुपये में हम जितना सामान खरीदते थे, अगर वर्ष 2000 में भी उन वस्तुओं को खरीदने के लिए 200 रुपये व्यय करने पड़े तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई है। दोस्तों, मान लेते हैं वर्ष 1990 में हमने कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये में, और अब वर्ष 2000 में हम इसी वस्तु को खरीदने के लिए अगर 200 रुपये भुगतान कर रहे हैं, तो यानी कि पहले की तुलना में हम दोगुना मुद्रा भुगतान कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि पिछले 10 वर्षों में मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई। अब हम डिस्कस करते हैं मुद्रास्फीति के मापन को। भारत में मुद्रास्फीति का मापन 2 सूचकांकों के माध्यम से किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहला है इसमें थोक मूल्य सूचकांक। दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक में कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक में थोक मूल्य को आधार बनाया जाता है और इसी के आधार पर मुद्रास्फीति की माप की जाती है। इसमें 3 वर्ग बनाए जाते हैं वस्तुओं के, जिसमें 697 वस्तुएं थोक मूल्यों के रूप में शामिल की गई हैं। इसमें पहला है दैनिक उपभोग की वस्तुएं, जिनमें 117 वस्तुएं हैं। दूसरा है ईंधन व बिजली, जिसमें 16 प्रकार की वस्तुएं हैं। और तीसरा है विनिर्मित उत्पाद, जो कि फैक्ट्री में बने सामान होते हैं, इनकी संख्या 564 है। तो इस प्रकार से थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुओं के थोक मूल्यों को लिया जाता है और इनका औसत निकाल करके थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का मापन मासिक आधार पर होता है और इसे DPIIT द्वारा तैयार किया जाता है। DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक के कुछ दोष हैं। इसमें वस्तुओं को शामिल किया गया है, सेवाओं को नहीं। इस कारण से भी इसका आलोचना होता है। इसके साथ ही थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं के थोक मूल्य को आधार बनाया गया है, जबकि आम सामान्य मनुष्य या सामान्य जनमानस चालू मूल्य फुटकर मूल्य पर वस्तुओं को अधिकतम खरीदता है। तो इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है। तो यह 2 आधार हैं महत्वपूर्ण, जिसके आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की आलोचना की जाती है। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने का यह एक सूचकांक है। दोस्तों, इसमें आधार वर्ष 2012 माना गया है। इसके कुछ प्रकार हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, भारत में अलग अलग उद्देश्यों के लिए निम्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त व राष्ट्रीय। इसे 2012 में प्रारंभ किया गया था। मासिक आधार पर इसका मापन होता है CSO के द्वारा। दोस्तों, इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मापा जाता है और इसका औसत निकाल करके राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की माप कर ली जाती है। दोस्तों, उर्जित पटेल समिति के सुझाव को मानते हुए RBI ने 2016 में मौद्रिक नीतियों के मूल्यांकन हेतु
इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्रीय को आधार बनाया है। दोस्तों, मौद्रिक नीति क्या होती है? तो किसी भी देश के प्रमुख मौद्रिक प्राधिकरण, जैसे कि भारत में आरबीआई है, इसके द्वारा देश की इकोनॉमी में ब्याज दरों के नियंत्रण से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करना ही मौद्रिक नीति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपभोक्ता मूल्य का प्रकार है औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों, इस सूचकांक के आधार पर ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है, यानी कि डियरनेस अलावेंस। आपने टीएडीए सुना होगा, ट्रैवलिंग अलावेंस यात्रा भत्ता, और डियरनेस अलावेंस महंगाई भत्ता। दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों हेतु इसका मापन श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है और वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में किया जाता है। इसके अलावा 2 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं, ग्रामीण मजदूरों हेतु और कृषि मजदूरों हेतु। दोस्तों, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए मजदूरों को हम ग्रामीण मजदूर कहते हैं और कृषि कार्यों में लगे हुए मजदूरों को हम कृषि मजदूर कहते हैं, और इन दोनों पर भी अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। समयावधि के आधार पर भी मुद्रास्फीति की 2 प्रकार से माप की जाती है। पहला है मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक वृद्धि दर। दोस्तों, इसमें 1 वर्ष का औसत निकाला जाता है और इसकी प्राप्ति वर्ष के अंत में ही हो सकती है। अगला है पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। इसमें क्या होता है? चालू वर्ष। दोस्तों, आरबीआई का जो चालू वर्ष होता है वह जुलाई से लेकर 30 जून होता है। हमने पढ़ा था सरकार की जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब होता है? वह 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन आरबीआई का जो चालू वर्ष या वित्तीय वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है, याद रखेंगे। तो एक चालू वर्ष में किसी निश्चित माह तथा पिछले वर्ष उसी माह के बीच होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी के आधार पर जब मुद्रास्फीति ज्ञात की जाती है तो इसे ही हम पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, और यह बिल्कुल व्यवहारिक है। वर्ष में किसी भी समय इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा 2 सूचकांक प्रस्तावित हैं। पहला है उत्पादक मूल्य सूचकांक, प्रोडक्टिव प्राइस इंडेक्स। इसमें उत्पादकों के लिए तैयार किया जाता है जिससे उत्पादन के प्रारंभ में ही मुद्रास्फीति की माप हो सके। बीएन गोलदार समिति की रिपोर्ट 2017 में आई थी और इसी के आधार पर सरकार ने उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रस्तावित किया है। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रत्येक सूचकांक में वस्तुओं को आधार बनाया गया है, या फिर किसी किसी सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को, लेकिन खासकर सेवा के लिए कोई सूचकांक नहीं था, इसलिए सरकार ने सेवा मूल्य सूचकांक सर्विस प्राइस इंडेक्स को प्रस्तावित किया है। इसमें सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की माप की जाएगी। तो यह 2 प्रस्तावित सूचकांक हैं, याद रखेंगे। अब हम मुद्रास्फीति के प्रकारों को डिस्कस करते हैं। पहला है हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं या ईंधन इत्यादि में होने वाली वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाती है जब कभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं या ईंधन के मूल्य में वृद्धि होती है। इसी कारण से इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला है कोर इन्फ्लेशन। इसमें विनिर्मित वस्तुओं यानी कि फैक्ट्री में निर्मित सामानों के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो इसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके अलावा खुली मुद्रास्फीति है, ओपन इन्फ्लेशन। वह स्थिति होती है जब मुद्रास्फीति बेलगाम होती जाती है, लगातार वह मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है। अगला है दमित मुद्रास्फीति। दोस्तों, दमित मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रास्फीति को राशनिंग या फिर प्रशासनिक मूल्य नीतियों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अगला है प्रोटीन मुद्रास्फीति। दोस्तों, प्रोटीन स्रोत जिसमें दाल वगैरह आते हैं, इनके मूल्य में जब वृद्धि होती है तो इसे हम प्रोटीन मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला है ब्रांडेड मुद्रास्फीति। इसमें घरेलू उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ा दिया जाता है जिससे ब्रांडेड वस्तुओं के आगे उनकी वस्तुएं कम क्वालिटी वाली या कम दर्जे वाली न लगें। इस कारण से भी उत्पादकों द्वारा मूल्य बढ़ा दिया जाता है और इसे हम ब्रांडेड मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पैरेलल हैं। जब मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर 1 या 2% हो तो इसे रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। 3 से 4% हो तो इसे टहलती यानी कि मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। 10% के आसपास हो तो इसे दौड़ती यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और 100%, 200%, 300% इस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ती जाए तो इसे गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला है हाइपर मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति की अंतिम अवस्था होती है। इसमें मुद्रास्फीति की दर असीमित हो जाती है, जैसे कि वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में हाल ही में आपने सुना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इन देशों में
थैले भर के मुद्रा को ले जाया जाता है और एक छोटे से पॉलीथीन में भर के वस्तु को लाया जाता है। यानी कि यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर असीमित हो चुकी है और यहाँ पर मुद्रा की जो वैल्यू है, उपयोगिता है, वो बहुत ही ज़्यादा निम्न हो चुकी है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मुद्रास्फीति के द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी कि पहले की तुलना में अब मुद्रा का अधिक भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा निवेश हतोत्साहित होता है, विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उत्पादन तथा रोजगार प्रभावित होता है। दोस्तों, जब वस्तुओं का, सेवाओं का दाम बढ़ने लगेगा तो ऐसे में जो उद्योगपति होंगे, उद्यमी होंगे, यह अपने यहाँ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रोज़गार मुक्त करते जाएंगे। ऐसे में रोज़गार निकलता जाएगा और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती जाएगी और इस स्थिति में उत्पादन और रोजगार दोनों प्रभावित होगा। दोस्तों, अगला है बचत हतोत्साहित होता है मुद्रास्फीति के द्वारा। जब लोगों के पास अधिक मुद्रा आ जाएगी तो वह अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का भोग करना चाहेंगे और अधिक मुद्रा का भुगतान कर देंगे। ऐसे में बचत हतोत्साहित होता है। इसमें ऋणी लाभ में होता है और ऋणदाता हानि की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, ऋणी और ऋणदाता दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमें इस निश्चित ब्याज दर पर बाद में मूल्य को चुकाएंगे। लेकिन जब मुद्रास्फीति होती है तो जो ऋणी होता है वह अधिक ब्याज दर दे पाने में सक्षम हो जाता है, लेकिन अब इसे उसी तय ब्याज दर पर ही मूल्य चुकाना होता है। ऐसे में ऋणी लाभ में होता है और ऋणदाता हानि में होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन टैक्स का। दोस्तों, इन्फ्लेशन टैक्स कोई टैक्स का प्रकार नहीं है। जब कभी महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और अधिक मुद्रा देनी पड़ती है तो इसी कारण से इसे टैक्स, इसकी तुलना टैक्स से की जाती है। जब नए टैक्स लागू होते हैं तो अधिक पे करना होता है और इसी कारण से इन्फ्लेशन के समय में भी यही स्थिति होती है कि मुद्रास्फीति बढ़ी तो अधिक मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा और इसी कारण से इसे इन्फ्लेशन टैक्स कहा गया है। याद रखेंगे, यह कोई टैक्स का प्रकार नहीं है। इस प्रकार से मुद्रास्फीति का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दो टॉपिक जो कि मुद्रास्फीति से संबंधित हैं, डिफ्लेशन और डीवैल्यूएशन। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।